कैसे हैं स्टूडेंट। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th जीव विज्ञान का अध्याय 1 जिसका नाम है जैव प्रक्रम और पोषण। ठीक है स्टूडेंट, चैप्टर का क्या नाम है? जैव प्रक्रम और पोषण। याद रखिएगा आप लोग, ये आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आप लोगों को लगभग यानी कि मैं आप लोगों को 40 VVI ऑब्जेक्टिव वन शॉट में प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे। अगर आप लोग ये वीडियो देख लेते हैं तो समझ लीजिए कि आप लोग एग्ज़ाम में जो है ना 3 से 4 नंबर तो आसानी से ला सकते हैं। ठीक है, यानी कि इस चैप्टर से 3 या 4 नंबर का जो भी पूछेगा आप लोगों का एक भी गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं जितना भी प्रश्न आया हूँ सिलेक्टेड है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला प्रश्न से। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर लिखा है 1 नंबर में कि निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है। मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित क्रिया में कौन है जो सजीव का मुख्य लक्षण है? सजीव किसे कहते हैं? जिसमें जान होता है उसे सजीव कहते हैं, जिसमें जान नहीं होता है वो निर्जीव कहते हैं। सिंपल मी बात। ठीक है, तो सजीव का मुख्य लक्षण क्या है? स्थानांतरण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण या फिर इनमें से सभी। तो स्टूडेंट यहाँ पर मुख्य लक्षण पूछा है मेरे प्यारे बच्चों, तो मुख्य लक्षण हो जाएगा श्वसन। सजीव के मुख्य लक्षण क्या है? श्वसन का अर्थात सांस लेना। हम और आप क्या है? तो सजीव है, क्योंकि हम और आप श्वसन करते हैं, इसलिए हम और आप क्या है? सजीव है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर का प्रश्न है यहाँ पर कि कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान होते हैं? अर्थात जितने भी सजीव होते हैं ना, ठीक है स्टूडेंट, जितने भी सजीव होते हैं उनके सारे गुण विद्यमान होते हैं। किसमें होते हैं? कोशिका झिल्ली में, कोशिका भित्ति में, जीव द्रव्य में या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है स्टूडेंट, तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी अर्थात ग। ठीक है, जीव द्रव्य में जो है ना सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं। आप लोग याद रखेंगे सजीवों के सारे गुण किसमें विद्यमान रहते हैं? तो जीव द्रव्य में स्टूडेंट। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब हम लोग का तीसरा नंबर का प्रश्न है। देखिए यहाँ पर कि वे सारी क्रियाएँ जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जीवों का क्या होता है? अनुरक्षण होता है, वो क्या कहलाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों वो जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है वो जनन कहलाता है। ठीक है, जनन क्या है? तो जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सजीव अपने जैसी संतानों का क्या करता है? तो उत्पत्ति करता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए 4 नंबर का जवाब आप लोग देंगे। आप लोग जो है ना आंसर देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब आप लोग आंसर देने का प्रयास करते हैं तो क्या होता है, अगर आपका आंसर गलत होता है ना तो आपका माइंड पकड़ लेता है कि नहीं इसका आंसर गलत हो गया, यानी कि इसका राइट आंसर ये होगा, तो आपका माइंड उसको पकड़ लेता है। इसलिए मन में ही आंसर देने का प्रयास कीजिए। चलिए यहाँ पर है 4 नंबर का कि निम्नलिखित में कौन स्वपोषी है? स्वपोषी का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? जो अपना भोजन खुद बनाता है उसे हम लोग स्वपोषी कहते हैं। अर्थात जितने भी पेड़ पौधे हैं सभी के सभी स्वपोषी हैं, क्योंकि स्वपोषी वही होगा जिसमें क्लोरोफिल होगा, और क्लोरोफिल मेरे प्यारे बच्चों किसमें होता है? तो सभी हरे पौधों में। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। ठीक है, यहाँ ये मिस हो गया था, इसलिए इसका राइट आंसर सभी हरे पौधे होगा। समझ में आ गया? सभी हरे पौधे जितने भी देख रहे हैं आप लोग वो स्वपोषी है, क्योंकि वो लोग प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, किसके माध्यम से स्टूडेंट? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाता है। और इनके पत्तियों में क्या होता है? तो क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल मौजूद होता है, जिसकी वजह से अपना भोजन पत्तियों में बना पाता है। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है? मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से जवाब देंगे कि प्रकाश संश्लेषण से किस जो है कि पदार्थ का निर्माण होता है, अर्थात किसका निर्माण होता है? तो CO2 का निर्माण होता है। क्या स्टूडेंट? CO2 का निर्माण नहीं होता है। CO2 का अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि पौधा उसे खींचता है। ठीक है, H2O मतलब हुआ जल, कार्बोहाइड्रेट, क्लोरोफिल। तो यहाँ क्या है कि प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का मेरे प्यारे बच्चों निर्माण होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? कार्बोहाइड्रेट, अर्थात जिसको हम लोग ग्लूकोज भी कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, जिसका पोषण कौन करता है? तो पेड़ पौधा करता है और वो जीवित रहता है। ठीक है, चलिए और आप लोग बताइए कॉमेंट में कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कौन सा गैस निकलता है? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कौन सा गैस बाहर निकलता है? कौन सा गैस मेरे प्यारे बच्चों बाहर निकलता है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से? आप लोग जवाब देंगे। ठीक है, चलिए 6 नंबर बताएंगे। 6 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गोबर छत्ता, जिसे हम लोग मशरूम कहते हैं। क्या कहते हैं? मशरूम। गोबर छत्ता देखे होंगे आप लोग, गोबर जहाँ रहता है ना वहाँ पर आप लोग देखिएगा छत्ता के जैसा रहेगा। ठीक है, उसे ही हम लोग गोबर छत्ता कहते हैं। तो यहाँ पर है कि गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? अर्थात जो गोबर छत्ता होता है उसमें कैसा पोषण होता है? भोजन ग्रहण करने का उसमें तरीका क्या होता है? तो परजीवी पोषण,
नहीं होता है स्टूडेंट, स्वपोषी पोषण नहीं होता है। स्वपोषी सभी हरे पौधों में होता है, ठीक है। और ये परजीवी के अंतर्गत क्या आ जाएगा, जिसे मैंने आपको बताया था ना, परजीवी, कृमि स्टूडेंट, कृमि जो हम लोग के पेट के अंदर है, ठीक है। और कौन सा है, अमरबेल बताए थे ना, वो इसके अंतर्गत आएगा। मृतजीवी पोषण होता है। मृतजीवी पोषण किस में होता है, तो गोबर छत्ता में मृतजीवी पोषण होता है, याद रखिएगा, ठीक है। मृतजीवी पोषण किस में होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो गोबर छत्ता, जिसे हम लोग मशरूम कहते हैं, में किस प्रकार का पोषण होता है, तो मृतजीवी पोषण होता है। आई होप स्टूडेंट 6 नंबर तक आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपको ये तनिक भी अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सबसे पहले क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और क्या करना है, लाइक तो करना ही है, और अपने दोस्तों को भी क्या करना है, तो शेयर करना है, ठीक है स्टूडेंट। साथ ही साथ आप मेरी इस वीडियो को कहाँ से देखते हैं एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, क्यों ना स्टूडेंट। हम लोग अब 7 नंबर का प्रश्न देखें, तो चलिए ये देखिए, दूसरा स्लाइड मेरा यही है। सबके पास डिजिटल बोर्ड होता है तो वो लोग अपना स्लाइड बदलता है, तो मेरे पास मेरा डिजिटल बोर्ड यही है। मैं सभी जितने भी VVI प्रश्न था ना, उसको मैंने क्या किया, पहले मैं उसको रियलाइज़ किया, देखा कि कौन सा भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद मैंने उसे क्या किया, तो सिलेक्ट करके उसको मैंने कंप्यूटर से जो है कि उसको लिखा, उसके बाद इसे प्रिंट आउट करके आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। अर्थात सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे। चलिए अगला नंबर है 7 नंबर का, कि पौधों में मेरे प्यारे बच्चों, पौधों में सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता किसे होती है, बताएंगे कि पौधों में मेरे प्यारे बच्चों जो सूर्य प्रकाश को क्या कर लेता है, अवशोषित करता है, खींच लेता है, ये क्षमता किसको होता है, क्लोरोफिल वर्णक को होता है, रंध्र को होता है। रंध्र को तो नहीं होगा, क्योंकि रंध्र से क्या निकलता है, तो मेरे प्यारे बच्चों इससे गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। रंध्रों का कार्य मैंने बता दिया था। सभी कोशिकाओं को या परिवहन ऊतकों को, तो बताइए कि पौधों में सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता मेरे प्यारे बच्चों किस में होता है, तो याद रखिएगा क्लोरोफिल वर्णक में होता है, जिसके वजह से पत्ता हरा होता है। यही क्या करता है कि सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। अगला देखेंगे यहाँ पर 8 नंबर का, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में गैस, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया में जो गैस होता है, कौन कौन गैस होता है, तो CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड एवं O2 अर्थात ऑक्सीजन का आदान प्रदान किन अंगों द्वारा होता है, तो मैंने अभी तुरंत आप लोगों को कहा था मेरे प्यारे बच्चों, रंध्रों द्वारा होता है ना, पत्तियों में अवस्थित रंध्रों द्वारा होता है। रंध्र क्या होता है, तो पत्तियों में मेरे प्यारे बच्चों, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसे हम लोग रंध्र या फिर स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। तो अगर रंध्र रहेगा तो भी आप लोग टिक मारेंगे, या फिर स्टोमेटा रहेंगे तो भी आप लोग टिक मारेंगे। क्या समझ में आ रहा है, नहीं, कमेंट करके जरूर एक बार बता देंगे। चलिए 9 नंबर का बताएंगे कि मनुष्य के दांत की, मनुष्य का जो दांत होता है ना, तो मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है। सबसे ऊपरी परत मेरे प्यारे बच्चों क्या है, डेंटाइन है, इनामेल है, मज्जा गुहा या फिर अस्थि है। तो याद रखिएगा कि मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत जो है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे ऊपरी परत को हम लोग इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं, इनामेल। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। 10 का है कि लार, जिसे अंग्रेजी में सलाइवा कहते हैं, इनमें किस ग्रंथि का स्राव है, बताएंगे कि लार जो है इनमें किस ग्रंथि का स्राव है, बताएंगे। 10 नंबर का स्टूडेंट बताइए, पैरोटिड ग्रंथि का, यकृत का, जठर ग्रंथि का, या फिर आंत ग्रंथियाँ का। तो लार का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है ना ग्रंथि का स्राव है, तो पैरोटिड ग्रंथि का, ठीक है। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे बच्चों ए हो जाएगा, अर्थात क, ठीक है। ये जो लार है ना सलाइवा, ये कहाँ से निकलता है, तो पैरोटिड ग्रंथि से। मैं इसे बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। हालांकि यकृत से भी रस निकलता है, जठर से भी हाइड्रोक्लोरिक रस निकलता है, और आंत से भी निकलता है आंत रस। तो जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे मैं आपको बताते रहूँगा। चलिए अगला देख लेते हैं। 11 नंबर का जवाब दीजिए कि इनमें से क्या जठर रस में मौजूद नहीं है, बताइए स्टूडेंट कि इनमें से क्या है जो कि जठर रस, ठीक है, जठर रस में मौजूद नहीं है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तो मेरे प्यारे बच्चों जठर रस में मौजूद होता है, ठीक है। म्यूकस या फिर पेप्सिनोजन या फिर पित्त। तो इसका राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों पित्त हो जाएगा। ये जो पित्त है ना मेरे प्यारे बच्चों, पित्त ये जठर रस में नहीं होता है। आप लोग बता सकते हैं कि जठर रस जो है कि कहाँ से निकलता है, मेरे प्यारे बच्चों जठर रस अमाशय से निकलता है। कहाँ से निकलता है, अमाशय से, जिसे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं ना कि हम लोग का पेट से हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, तो वही जठर रस हुआ। जठर रस में मेरे प्यारे बच्चों हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, म्यूकस होता है और पेप्सिनोजन होता है, लेकिन ये पित्त नहीं होता है, ठीक है। ये अलग भाग में आ जाएगा। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। 12 नंबर का है कि इनमें कौन मनुष्य के छोटी आंत का भाग नहीं है, तो
कौन है मेरे प्यारे बच्चों जो छोटी आंत का भाग नहीं है? छोटी आंत का भाग मेरे प्यारे बच्चों नहीं है, तो कोलन जो है ये छोटी आंत का भाग मेरे प्यारे बच्चों नहीं है। क्या? कोलन छोटी आंत का भाग नहीं है। ठीक है, चलिए अगला बताएंगे कि इनमें कौन अवशोषी अंग है, अर्थात अवशोषित करता है किसी भी चीज़ को। तो बताइए इनमें कौन है जो अवशोषित अंग है? ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं अपेंडिक्स, ये जो है मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ग या सी भी हो सकता है एग्जाम में। तो अपेंडिक्स क्या है? अपेंडिक्स क्या है? तो अवशोषी अंग है। आई होप आप लोग यहाँ तक भी अच्छा तरीक़ा से समझ गए होंगे। चलिए, आप लोगों को समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, एक बार क्यों ना कमेंट करके बता देंगे कि सर समझ में आ रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं, क्योंकि सभी के सभी सिलेक्टेड प्रश्न है। चलिए जवाब देंगे आप लोग 14 नंबर का कि मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है। मेरे प्यारे बच्चों, जो मनुष्य होता है, इंसान होता है, उसमें पाचन की क्रिया स्टार्ट कहाँ से हो जाता है? मुख गुहा से, ग्रास नली से, अमाशय से या फिर यकृत से। ठीक है, तो मुख गुहा में जैसे ही हम लोग भोजन को डालते हैं ना, उसका पाचन स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि मुंह से सलाइवा निकलता है कई तरह का, तो वहाँ से ही पचना वो मानिए तो वो शुरू हो जाता है। चलिए 15 का है कि इनमें कौन अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है? बताएंगे कि अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का मेरे प्यारे बच्चों भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मूल पित्तवाहिनी, ये देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, ये जो मूल पित्तवाहिनी है यही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला जवाब दीजिएगा यहाँ पर 16 नंबर का कि इनमें किस रचना के कारण मुख गुहा से भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है? यहाँ जो है कि इनमें किस रचना के कारण जो है मुख गुहा से भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है? किसके द्वारा स्टूडेंट जो है कि नहीं जा सकता है? तो इपिग्लोटिस के कारण। इपिग्लोटिस होता है हम लोग का गला में, जिसके वजह से क्या होता है, जो भोजन जब भी अंदर जाता है ना, तो ये इपिग्लोटिस क्या होता है, भोजन को रोक देता है, इधर भेज देता है। ठीक है, ये बंद करने का काम करता है। इस तरह से मान लीजिए ये श्वास नली वाला है। ठीक है, इस तरह से ये क्या है, ऐसे समझिए ये जो है ना इपिग्लोटिस है। ऐसे करके इधर भी एक पाइप होता है, तो जैसे ये आया ना भोजन इधर, तो ये सीधे चल जाता है, ये श्वास नली को इस तरह से इपिग्लोटिस को ढक लेता है ताकि भोजन इधर ना जाए। समझ में आया ना? ये आप लोगों को बायोलॉजी में मैंने पढ़ा रखा है, उसे भी आप लोग जरूर एक बार देख लेंगे। समझ में आ गया 16 का क्या होगा? चलिए 17 का जवाब दीजिए स्टूडेंट कि छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वह क्या कहलाता है? जब छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है तब वह क्या कहलाता है? काइम कहलाता है या फिर सक्कस एंटेरिकस कहलाता है, मल कहलाता है या फिर चाइल कहलाता है? बता सकते हैं क्या? 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चाइल कहलाता है। याद रखिएगा कि छोटी आंत में भोजन का पाचन के पूर्ण होने के बाद वह चाइल कहलाता है। ठीक है, चलिए 18 का दिखाइए ना स्टूडेंट। चलिए देखिए 18 का कि निम्नांकित किस रचना की मदद से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है? जो अमीबा होता है वो कुटपात की सहायता से अपना भोजन को क्या करता है? ग्रहण करता है। ठीक है, पहले वो ग्रहण होगा, फिर वो जो है कि उसके अंदर पाचन होगा, फिर बहिष्करण हो जाएगा। किसमें? तो अमीबा में। मैं स्टूडेंट अमीबा पर एक लॉन्ग वीडियो बना रखा है कि अमीबा भोजन कैसे करता है, उसमें क्या क्या सिस्टम होता है, तो आप लोग उसे जरूर देख लेंगे। ठीक है, चलिए 19 नंबर का जवाब दीजिए कि निम्नांकित कौन, अर्थात निम्नलिखित में से कौन अमीबा में पोषण की क्रियाओं में एक नहीं है? पोषण की क्रियाओं में एक नहीं है। तो अंतर्ग्रहण ये तो होता है, किसमें स्टूडेंट? अंतर्ग्रहण अमीबा में होता है, पाचन भी होता है, बहिष्करण भी होता है। बहिष्करण का अर्थ हुआ शरीर से बाहर निकालना। ठीक है, तो अपघटन उसमें नहीं होता है। किसमें? तो ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अमीबा में पोषण की क्रियाओं में एक नहीं है। क्या नहीं है? तो अपघटन नहीं होता है। किसमें? तो अमीबा में। चलिए अगला देखिए 20 नंबर का कि अमीबा में भोजन का पाचन किस अंगक में होता है? अमीबा में जो भोजन का पाचन है वो किस अंगक में, अंगक जो है कि अंगक में होता है? बताइए। कुटपाद में होता है, भोजन रसधानी में होता है, केंद्रक में होता है या फिर साइटोप्लाज्मा या कोशिका में होता है? ठीक है, तो 20 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर घ, यानी कि भोजन राजधानी में ही क्या होता है उसका? तो भोजन का पाचन होता है, अमीबा का भोजन का पाचन। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन हम लोग में भोजन का पाचन तो मुंह से ही शुरू हो जाता है, फिर अमाशय में जाता है, अमाशय में पचता है, फिर छोटी आंत में पचता है, जो पचना होता है, जो बच खुद जाता है वो बड़ी आंत में पच जाता है, फिर मलद्वार में स्टॉक रहता है, फिर उन्हीं रास्ते से क्या होता है वो बाहर निकल जाता है। आई होप आप लोग यहाँ तक भी समझ गए होंगे। ठीक है स्टूडेंट, मैं आपको बता दूँ कि इससे पहले वाले वीडियो में, ठीक है स्टूडेंट, इससे पहले वाले वीडियोज़ में ना मैं बाकी के VVI ऑब्जेक्टिव और प्लस में सब्जेक्टिव सब प्रश्न को भी मैंने समाप्त किया है। क्यों ना आप लोग उसे टाइम निकाल के देख लेंगे। ठीक है, साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हिंदी से लेके
संस्कृत, मैथ वगैरह जितना भी आप लोगों के पास सब्जेक्ट है, अर्थात आप कह सकते हैं ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट का मैं VVI अर्थात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, वो भी चैप्टर वाइज, क्या वाइज स्टूडेंट, चैप्टर वाइज, ठीक है, मैंने अपलोड कर रखा है। नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लेंगे, ठीक है। चलिए 20 नंबर देख लिए और 20 प्रश्न बचा हुआ है, इसे भी हम लोग देख लेंगे, क्योंकि टोटल कितना प्रश्न है मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं आपको 40 प्रश्न कराऊंगा। अब वो पढ़ के आप लोगों को मज़ा आ जाएगा और आप लोग खुद समझ सकते हैं कि ये सब प्रश्न सिलेक्टेड है। देखिए यहाँ पर है कि पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के किस रचना से होता है, शरीर के किस रचना से होता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कोशिका मुख से होता है। किससे होता है, कोशिका मुख, ऑप्शन नंबर सी अर्थात ग। अगला है कि अमीबा में पोषण की किस प्रक्रिया को नीचे दिए गए चित्र से जो है कि दर्शाया गया है, अर्थात ये एक समझिए ये अमीबा है। अब बोल रहा है कि ये नीचे में क्या हो रहा है, इस तरह से मान लीजिए अगर वो भोजन है तो ये धीरे धीरे नीचे अगर जाएगा, चित्र आपको वहाँ पर जब आप एग्ज़ाम में रहेगा ना तो वहाँ पर क्या होगा, चित्र अच्छा से बना रहेगा। तो देखिएगा यहाँ पर भोजन जो अमीबा इधर से मान लीजिए भोजन को लिया और इधर से निकाल रहा है, अर्थात वो खा लिया, यहाँ पर पाचन वगैरह हो गया और इधर से है। चूँकि मैंने आपको बताया है कि अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है, आप लोग किसी भी तरह से कलम गूंज दीजिए, इस तरह से वो अमीबा बन जाएगा, ठीक है। अमीबा का क्या आकार निश्चित नहीं होता है। तो यहाँ से भोजन लिया और इधर से निष्कासित कर दिया, तो यहाँ बहिष्करण की क्रिया हो रही है। किसकी क्रिया हो रही है, बहिष्करण का, इसलिए हम लोग टिक मारेंगे इसमें। वही यहाँ पर है कि अमीबा में पोषण की किस क्रिया को नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया, तो यही चित्र है। चित्र कंप्यूटर से कैसे टाइप करते हैं, इसीलिए हम इसे हाथ से ही बना दिए, ठीक है, समझ में आ गया। तो बहिष्करण हो रहा है, अर्थात यहाँ तक भोजन खाया इधर से निकल रहा है, ठीक है, तो वही शरीर से बाहर निकलना ही बहिष्करण कहलाता है। चलिए 23 का है कि मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। जो मनुष्य का आहार नाल होता है, भोजन जिसमें जैसे जैसे पचता है तो जो जो नली से गुजरता है ना, तो वही हम लोग का आहार नाल हो गया। तो उसी की लंबाई पूछ रहा है कितना हो जाएगा, तो उसका लंबाई मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क अर्थात 8 से लेके 10 मीटर तक हो सकता है। किसकी, तो मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितना से कितना हो सकता है, 10 से लेके 8। 24 का, चलिए 24 का देखेंगे हम लोग। यहाँ पर है कि मनुष्य को मेरे प्यारे बच्चों मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वादों का ज्ञान निम्नांकित किस रचना की मदद से होता है। बताइए, दांत से क्या स्वाद होगा, दांत से स्वाद तो पता चलेगा कि ये तो कभी हो नहीं सकता, आप लोग खुद दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है। लार ग्रंथि तो पचाने का काम करेगा, तो स्वाद कलिकाएं इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्वाद कलिकाएं से ही भोजन का स्वाद हम लोग पता कर पाते हैं कि इसमें नमक ज़्यादा है, इसमें नमक कम है, इसका स्वाद मीठा है, इसका स्वाद खट्टा है। किसके वजह से जान पाते हैं, तो स्वाद कलिकाओं की वजह से जान पाते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए तो हमारे जीभ में कितने स्वाद कलिकाएँ होते हैं, मैं ये देखना चाहता हूँ कि कितने मेरे प्यारे प्यारे जो स्टूडेंट है वो सही जवाब दे पाएंगे। चलिए अगला है कि दांतों की अच्छी प्रकार से सफाई नहीं करने पर दांतों पर बनने वाला एक अस्थायी परत क्या कहलाता है। एक अस्थायी परत जो कि हमेशा के लिए बनता है, अर्थात आप उसे जब साफ करेंगे तो हर जगह, तो यहाँ दिया अस्थायी मतलब वो रहता है, तो वो परत क्या कहलाता है, दंत अस्थिक्षय कहलाता है, मज्जा गुहा कहलाता है, डेंटाइन कहलाता है, या फिर दंत प्लाक कहलाता है। तो नाम से ही आप लोग पकड़ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि वो दंत प्लाक कहलाता है। डेंटाइन वगैरह ये सब तो नहीं होगा, ठीक है। ये दंत अस्थिक्षय ये दूसरा एक प्रक्रिया दूसरा हो गया, लेकिन ये जो दंत प्लाक है ये क्या होता है स्टूडेंट, इस तरह से जो दांत होता है ना इस पर परत बना लेता है। समझ में आ गया। 25 प्रश्न समाप्त कर लिए हम लोगों ने। चलिए 26 का यहाँ क्या है कि इनमें कौन मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाने वाली लार ग्रंथि नहीं है, अर्थात मनुष्य के जो है ना किस में मुख गुहा में नहीं होता है। तो अग्नाशय हम लोग का मुंह में होता है नहीं होता है, इसे अनुमान करके ही बता दीजिएगा कि अग्नाशय हम लोग का मुंह में नहीं होता है, ठीक है। अग्नाशय मुंह में होता है, सोचिए तो अगर जो बच्चा इसमें लगाएगा ना वो बेकार में का एग्जाम देगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए 27 का जवाब देंगे यहाँ पर कि आहार नाल में क्रमाकुंचन क्या होता है। तो ये एक ऐसा विधि है स्टूडेंट, ठीक है। यही क्रमाकुंचन के वजह से जो है हम लोग कोई भी भोजन मुंह में लेते हैं ना तो क्रमाकुंचन ऐसे ऐसे होते रहते हैं। यहाँ देखिए ऐसे होते रहता है हम लोग का अंदर में जो ग्रास नली सब है ना इस तरह से होते रहता है, जिसकी वजह से भोजन कहाँ जाता है हम लोग का अंदर में आसानी से चल जाता है, नदी तो भोजन खाते गले में रह जाता है। क्रमाकुंचन एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से भोजन को निगलने में सहायता मिलता है। वो पूरा तरह से देखते हैं ना मुँह में डाले तो कैसे धीरे धीरे अपने कैसे मल द्वार तक पहुँच जाता है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन यही है क्रमाकुंचन। चलिए वही यहाँ पर है कि आहार नाल में क्रमाकुंचन को दर्शाने वाले चित्र में चिन्हित स्थान किस प्रक्रिया जो है कि दर्शाया जाता है, किस प्रक्रिया से दर्शाता है बताइए।
संकुचन से, शिथिलन से, अम्ल स्राव से या फिर अल्सर से। तो अल्सर तो होगा नहीं, अल्सर एक अलग प्रक्रिया हो गया। ये जब पेट में ज़्यादा अम्ल निकलता है ना तब अल्सर हो जाता है, पेप्टिक अल्सर हम लोग उसे कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर क। संकुचन कहलाता है। क्या होता है वो? संकुचन प्रक्रिया से उसको दर्शाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग कौन सा देखेंगे इसे स्टूडेंट, मैं आप लोगों के बहुत जल्द केमिस्ट्री में लेकर आऊँगा। ठीक है, क्या लेकर आऊँगा? ये बायोलॉजी है ना, उसी तरह मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द केमिस्ट्री लाने वाला हूँ, इसलिए जो है कि परिवार के साथ जुड़े रहेंगे। चलिए 28 का जवाब दीजिए। देखिए हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी और इम्पोर्टेंट सब प्रश्न आप लोगों को दें। आलतू फालतू प्रश्न करने में मज़ा भी नहीं आता, एग्जाम में फंसेगा भी नहीं तो दिमाग खराब हो जाता है। तो बताएंगे आप लोग कि अमाशय की भीतरी दीवार पर किस प्रकार की कोशिकाओं का स्तर होता है। कहाँ पर? तो अमाशय की भीतरी, अमाशय जो होता है ना हम लोग का स्टोमच कहते हैं ना उसे, तो स्टोमच के जो भीतरी दीवार पर किस प्रकार की कोशिकाओं का स्तर होता है। बताइए किस प्रकार की कोशिकाओं का मेरे प्यारे बच्चों स्तर होता है। तो 28 का हो जाएगा घ। ठीक है, स्तंभाकार एपिथीलियमी कोशिका का होता है। किसका होता है? स्तंभाकार एपिथीलियमी कोशिका का क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो स्तर होती है। चलिए अगला देखिए यहाँ पर कौन सा होगा। यहाँ पर है कि अमाशय की दीवार में होने वाला घाव, अमाशय की जो दीवार में हो जाता है ना घाव, जिसे हम लोग पेप्टिक अल्सर कहते हैं। क्या कहते हैं? अमाशय की दीवार पर होने वाला घाव पेप्टिक अल्सर निम्नलिखित में किसके जो है कि किसके अत्यधिक स्राव से हो जाता है। क्या अगर हम लोग का अमाशय में ज़्यादा अगर स्राव होगा तो हम लोग को पेप्टिक अल्सर हो जाएगा। मैंने अभी थोड़ा देर पहले पेप्टिक अल्सर के बारे में बताया था, जिसमें जलन वगैरह होगा। इनो पीजिएगा ना तो छूट जाएगा, नहीं तो बहुत सारा दवाई भी आता है। तो बताइए क्या होता है? अम्ल का स्राव हो जाता है, गैस्ट्रिक लाइपेज होता है, सक्रिय पेप्सिन या फिर म्यूकस। तो अम्ल का स्राव, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जब स्राव ज़्यादा हो जाता है ना हम लोग का अमाशय में, तब हम लोग को ऐसा केस देखने को मिलता है। कौन सा केस? तो यही पेप्टिक अल्सर हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा अगर अम्ल निकलने लगता है एसिड, चूँकि हम लोग का अमाशय से क्या निकलता है? तो अम्ल निकलता है ना स्टूडेंट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वही अगर ज़्यादा निकलने लगे तो यही हो जाएगा, घाव हो जाता है। तो डॉक्टर वगैरह जो होते हैं ना, डॉक्टर जी सब, वो दवाई देंगे तो हम लोग को आराम मिल जाता है, धीरे धीरे ठीक हो जाता है। चलिए 30 का जवाब दीजिए यहाँ पर कि इनमें कौन वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। किसमें बदलता है? ग्लिसरॉल में बदलता है। बताइए, सक्रिय पेप्सिन या फिर लाइपेज, इमाइलेज, इनवर्टेस। बताइए 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, लाइपेज मेरे प्यारे बच्चों। फिर से सुनिए कि इनमें कौन वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। तो लाइपेज बदलता है। चलिए अगला देखिए यहाँ पर क्या है कि मानव आहार नाल के किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है। तो याद रखिएगा, छोटी आंत की लंबाई सबसे अधिक होती है। किसकी स्टूडेंट? छोटी आंत की जो लंबाई होती है ना। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत की लंबाई सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर ग वही दिया है कि, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि आहार नाल का बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है? आहार नाल की किस भाग की लंबाई सबसे अधिक है? तो छोटी आंत की। चलिए अब कौन सा देखेंगे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो लीवर है मेरे प्यारे बच्चों। क्या है? लीवर, जिसे हम लोग यकृत कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत अर्थात लीवर है। चलिए 32 का देख लिए। 33 का कि वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं, अर्थात अपना जीवन चलाने के लिए, कुछ खाने के लिए किस पर आश्रित रहता है? तो सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहता है, तो उसे हम लोग मृत जीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? मृत जीवी। सड़ा गला को क्या करेगा? उसको खा लेगा। समझ में आ गया? स्वपोषी में तो पेड़ पौधा आ जाएगा ना, कि नहीं आएगा? वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है 34 का कि स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक क्या है। तो स्वपोषी भोजन के लिए ये भी आवश्यक है, ये भी, अर्थात जो है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, अर्थात इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रकाश संश्लेषण। क्या है? प्रकाश संश्लेषण इसके लिए आवश्यक है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए? तो पत्तियों में क्लोरोफिल मौजूद है। सूर्य का प्रकाश तो क्लोरोफिल खींच ही लेता है। फिर H2O का मतलब हुआ जल, जिसे हम लोग खनिज लवण भी कहते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड तो वही रंध्र के माध्यम से अंदर आता है। उसके बाद जो पत्ती होता है ना, पत्तियों में भोजन के तौर पर ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज, जिसका उपयोग सब कोई पौधा करता है, सभी पौधे करते, सभी जड़ वगैरह जो भी होता है ना, पत्ता वगैरह, सब इसका प्रयोग कर लेते हैं। और इसके फलस्वरूप मेरे प्यारे बच्चों क्या निकलता है? तो क्या निकलता है? याद रखिएगा, वही ऑक्सीजन गैस निकलता है, O2 निकलता है, और जिसका प्रयोग पुनः हम लोग करते हैं श्वसन के दौरान। समझ में आ गया? 34 प्रश्न हो गया।
ज़्यादा नहीं स्टूडेंट, अब 6 से 7 प्रश्न है, जल्दी से हम लोग इसको, ये लास्ट स्लाइड है, हो जाएगा हम लोगों का। इसलिए अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। 35 में देखिए क्या है कि इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है, तो हरित लवक जो है ये क्या है, प्रकाश संश्लेषी अंगक है। वायुमंडल में CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है, तो 0.003%, नहीं बल्कि 0.03%। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 37 का राइट आंसर हो जाएगा 0.03% जो है ये CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है, क्या नहीं होता है, पानी का टूटना, CO2 का मुक्त होना, ठीक है, और CO2 का उपयोग होना, CO2 का उपयोग तो होता है, ये बात सही है, ठीक है। ऑक्सीजन का मुक्त होना, ऑक्सीजन भी मुक्त होता है, पानी भी टूटता है, लेकिन CO2 मुक्त होना, बताइए CO2 मुक्त कहाँ से होगा, प्रकाश संश्लेषण में O2 मुक्त होता है, क्या होता है, O2 अर्थात ऑक्सीजन मुक्त होता है। O2 एक जो है ना दवाई भी है, क्या है, O2 एक दवाई भी है जिसे आप लोग प्रयोग करके आप अपना दस्त को रोक सकते हैं। अगर बार बार आपको दस्त आ रहा है, क्या आ रहा है सर जी, दस्त आ रहा है, तो O2 टैबलेट लीजिए, उसके साथ आप लोग ORS लीजिए, ORS, देखिए हम डॉक्टर बन गए, क्या लीजिए, O2 लीजिए, ORS लीजिए, ठीक है, बस इसका सेवन कीजिए, देखिएगा आप लोग एक खुराक में ही सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, जब आप यहाँ पर 39 नंबर का बताएंगे आप लोग कि इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है, तो कुटपाथ के द्वारा करता है ना, कुटपाथ से इसे पकड़ता है तब अंदर ले लेता है, ठीक है, कुटपाथ के द्वारा। यहाँ तो भोजन पचता है ना, केंद्रक तो उसका बीच में होता है। चलिए समझ में आ गया। 40 का है कि इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ी होती है, बताइए किसके द्वारा जुड़ी होती है स्टूडेंट, निगल जो है कि निगल द्वार के द्वारा, कंठ द्वार के द्वारा, मल द्वार के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो आप ही ज़रा सोचिए कि इनमें से किस छिद्र के द्वारा, किस छिद्र पूछ रहा है, किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों निगल द्वार हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा, निगल द्वार द्वारा जुड़ा होता है। चलिए स्टूडेंट अंतिम प्रश्न है हम लोगों का कि ग्रहणी भाग है, ग्रहणी किसका भाग है बताएंगे आप लोग, मुख गुहा का भाग है, अमाशय का भाग है, छोटी आंत का भाग है, या फिर बड़ी आंत का। आप लोग बताइए स्टूडेंट किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसका स्टूडेंट। तो 1 नंबर, ये 41 नंबर, मैंने 40 प्रश्न कहा था, लेकिन मैं आप लोगों को 41 प्रश्न इसलिए दिया क्योंकि 41 शुभ होता है। आप लोग सुने होंगे कि जो है कि कहीं पर चुमान अगर लिखाता है ना, तो 1 रुपये जो है ना ज़्यादा लिखाता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, इसका सबसे बड़ा रीज़न मेरे प्यारे बच्चों क्या है, तो वो शुभ होता है। इसलिए यहाँ पर भी मैं इसको शुभ कर दिया हूँ और पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि जो ग्रहणी होता है वो ग्रहणी मेरे प्यारे बच्चों किसका भाग होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग, छोटी आंत का मेरे प्यारे बच्चों भाग होता है। किसका होता है, छोटी आंत का। आई होप आप लोग समझ गए होंगे और अच्छा लग रहा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आप इस वीडियो को कहाँ से देखते हैं, ठीक है, कैसा लगा एक बार कमेंट करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।